Tax planning and managerial decision. Tax planning in respect of own or lease. A lease of property is a transfer of right to enjoy such property made for certain time in consideration of a price payable periodically to the transferor by the transferee. A लीज प्रॉपर्टी जिसमें ट्रांसफ़र किया जाता है कोई भी राइट जो एंजॉय करेगा इस तरह की प्रॉपर्टी जो किसी सर्टेन टाइम के लिए या कंसिडरेशन के लिए बनाई गई है या फिर जिस पे प्राइस पीरियोडिकली पे किया जाता है, ये ट्रांसफ़र की जा सकती है ट्रांसफररी के द्वारा। इन अदर वर्ड लीजिंग एक एग्रीमेंट है जो प्रोवाइड करता है पर्सन को यूज़ करना और कंट्रोल करना एक एसेट के ऊपर फॉर अ प्राइस पेबल पीरियोडिकली, कोई भी प्राइस जो पीरियोडिकली पे किया जाता है विदाउट हैविंग अ टाइटल ऑफ ओनरशिप, उसे कोई ओनरशिप का टाइटल नहीं दिया जाएगा। इन केस लीज एग्रीमेंट द ओनर ऑफ द सेट इज कॉल्ड द लेसर। जो लीज एग्रीमेंट होता है उसमें जो ओनर होगा सेट का उसको लेसर कहते हैं और जो यूज़र होता है वो लेसी होता है। व्हेन अ पर्सन नीड एन एसेट फॉर हिज बिजनेस पर्पस, जब कोई पर्सन एसेट की नीड रखता है बिजनेस पर्पस के लिए तो उसको डिसाइड करना होता है कि वो कितने अमाउंट के एसेट को परचेज करेगा। टेकन ऑन लीज, उसको लीज पे लेगा। व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन ही शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग फैक्टर। जब इस तरह की डिसीजन वो लेगा तो कुछ फैक्टर्स उसको दिमाग में रखने होंगे, जैसे कि कैश पोजीशन। व्हेन अ पर्सन हैज़ सफिशिएंट कैश और ही कैन बोरो फंड एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये किसी पर्सन के पास सफिशिएंट कैश है और वो बोरो कर सकता है फंड किसी रीजनेबल रेट पे या इंटरेस्ट पर परचेज कर सकता है कोई भी ऐसी एसेट, तो वो अक्वायर कर सकता है एसेट को हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट सिस्टम में। वो डिसाइड कर सकता है कि वो उसे खरीदना चाहता है। जो कॉस्ट है ओन एसेट का वो डिडक्टिबल नहीं होता इनकम टैक्स को कंप्यूट करते वक्त, बट द इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड और अंडर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज डिडक्टिबल। लेकिन जो कॉस्ट होगा ओन एसेट का वो डिडक्टिबल नहीं होगा इनकम में, परंतु जो इंटरेस्ट बोरोड फंड के ऊपर होगा यानी जो उधार लिया हुआ पैसा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा या हायर परचेज का कोई इंटरेस्ट होगा इंस्टॉलमेंट सिस्टम अगर है तो वो डिडक्टिबल है कंप्यूटिंग द इनकम, इनकम को कंप्यूट करते वक्त। इफ ही नाइदर है सफिशिएंट कैश नॉर ही कैन बोरो, अगर उसके पास सफिशिएंट कैश भी नहीं है और ना ही वो बोरो कर सकता है तो क्रेडिट कंट्रोल के लिए वो कुछ मेथड अपना सकता है। ही हैज़ टू टेक द असेट ऑन लीज, तो उसे असेट लीज पर लेनी चाहिए। द लीज रेंट इज डिडक्टिबल इन कंप्यूटिंग द इनकम, लीज रेंट को डिडक्टिबल माना जाता है इनकम को कंप्यूट करते वक्त। तो कैश पोजीशन में बताया है कि जब कोई पर्सन के पास सफिशिएंट कैश है तो या फिर वो बोरो कर सकता है फंड रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो उसको बोरो कर लेना चाहिए और उसके बाद असेट्स को परचेज करना चाहिए। या फिर वो असेट को हायर परचेज पर या इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर खरीद सकता है, उसका डिसीजन भी वो ले सकता है। जो कॉस्ट है ओन असेट का वो डिडक्टिबल नहीं होता इनकम को कंप्यूट करते वक्त अंडर हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, तो वो इनकम को कंप्यूट करते वक्त वो डिडक्टिबल नहीं माना जाएगा। इफ ही नाइदर है सफिशिएंट कैश, अगर उसके पास सफिशिएंट कैश नहीं है ना ही बोरो करने के लिए क्रेडिट कंट्रोल की फैसिलिटी उसके पास है, तो वो असेट लीज पर ले सकता है। लीज रेंट डिडक्टिबल होता है इनकम को कंप्यूट करते वक्त। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन। when the asset is purchased or acquired under hire purchase installment system, कि जब कोई भी असेट परचेज की जाएगी एक्वायर की जाएगी हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, तो जो भी डेप्रिसिएशन अलाउड किया जाएगा वो कंप्यूटिंग इनकम पर अलाउ किया जाता है। व्हेन द असेट इज टेकन ऑन लीज द डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड टू द लेसी, जब कभी भी कोई असेट है वो लीज पर दी जाती है तो उस पर डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं किया जाता लेसी के द्वारा, बिकॉज ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ द सेट, क्योंकि वो ओनर नहीं होता असेट का, बट इट इज़ अलाउड टू द लेसर। लेकिन जो ओनर है असेट का यानी लेसर, वो उसके ऊपर तो होती है कि उसको डेप्रिसिएशन लगाना है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन टू द लेसी व्हेन इंक्रीज हिज टैक्स लाइबिलिटी, अगर हम डेप्रिसिएशन इसमें नहीं लगाते हैं तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इफ द एसेट इज सच ऑन विच डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड, अगर एसेट इस तरह की है जिस पर कोई टैक्स अलाउड नहीं किया गया, डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं किया गया, जैसे कि लैंड, तो इंक्रीज डिक्रीज जो भी होगा वैल्यू या एसेट का फ्यूचर में उसको कंसीडर किया जाएगा। इफ द एसेट इज सच वेयर इंक्रीज द वैल्यू इज एक्सपेक्टेड, जहाँ पर ये माना जाता है कि एसेट की फ्यूचर में वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो उसे परचेज करना सही रहता है लीज के बजाय। यानी डेप्रिसिएशन में बताया है कि जो लेसी है वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि वो ओनर नहीं होता, लेकिन वो परचेज या एक्वायर का डिसीजन उसका होता है। हायर परचेज करेगा या इंस्टॉलमेंट सिस्टम से परचेज कर सकता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को जब इनकम कंप्यूट करते हैं तब अलाउ किया जाता है। ठीक है, तो जो नॉन अवेलेबिलिटी है डेप्रिसिएशन की वो लेसी की टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया तो टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए जो डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड होता है जैसे कि लैंड पर, तो उसकी इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्सोलीसेंस रिस्क। व्हेन अ प्लांट और मशीनरी इज परचेज एंड इट बिकम ऑब्सोलीट अर्लियर देन इट्स एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ,
कि कोई प्लांट और मशीन को हमने परचेज़ किया था और वो ऑब्सोलीट हो गई पहले ही, तो एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ से पहले, तो उसको रिप्लेस किया जाना चाहिए। जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो डेप्रिसिएशन फंड से निकाला जा सकता है या फिर कुछ और फर्दर कैश को अरेंज करके निकाला जा सकता है। तो इन केस ऑफ लीज द असेट विल बी रिप्लेस बाय द लेसर। अगर लीज का केस होता है तो जो भी असेट होगी उसको लेसर के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। हाउएवर द लेसर विल ऑल्सो कीप इन माइंड, जो लेसर है वो अपने दिमाग में रखेगा कि जो रिस्क ऑब्सोलिसेंस का है, कि ख़राब होने का जो रिस्क है या फिर लीज रेंट बढ़ जाने का जो खतरा है वो एक लॉस की तरफ ले जा सकता है। नेक्स्ट है रेजिडुअल वैल्यू। व्हेन अ पर्सन परचेज एन असेट, जब कोई पर्सन असेट परचेज करेगा तो उसके पास फुल राइट होते हैं वैल्यू ऑफ असेट के एट द एंड ऑफ एनी गिवन पीरियड, की कोई भी गिवन पीरियड में वो कोई भी राइट फॉलो कर सकता है अपनी असेट से रिगार्डिंग, क्योंकि उसने उसे परचेज कर रखा है। इन द केस ऑफ असेट विद लार्ज रेजिडुअल वैल्यू, जिस असेट की लार्ज रेजिडुअल वैल्यू है तो वहाँ पर ज़्यादा यही ठीक रहता है कि हम उस परचेज को खरीद लें, ना कि लीज पर लें। प्रॉफिट मार्जिन, व्हेन अ प्रॉफिट मार्जिन इज लो इट इज़ बेटर टू परचेज द असेट। जहाँ पर ऐसा लगता है कि प्रॉफिट मार्जिन हमारी कंपनी का कम है तो असेट को परचेज करना ज़्यादा सही रहता है। इफ द असेट हैज़ बीन परचेज बाई बोरोड फंड द कैश आउटफ्लो वुड बी इक्वल टू लोन इंस्टॉलमेंट। अगर हम उसको उधार के पैसों से खरीदते हैं तो वो कैश आउटफ्लो के जैसा ही होगा, क्योंकि लोन इंस्टॉलमेंट जैसे पे करोगे वैसे ही इंटरेस्ट पेमेंट होती है, वो हाइयर टैक्स को शो करती है। ऑन द अदर हैंड इन द केस ऑफ लीजिंग द लीज रेंट वुड बी इक्वल टू पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट टू द लेसर। तो दूसरी तरफ अगर देखते हैं लीजिंग के केस में तो जो लीज रेंट होता है वो कॉस्ट ऑफ असेट, जो लेसर की कॉस्ट है, असेट की कॉस्ट है, उसके बराबर ही पड़ जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट टू द लेसर उसके बराबर ही होगी यूँ, जैसे कि लीज रेंट अगर किसी असेट पर देना पड़ता है तो कॉस्ट ऑफ असेट के बराबर हो सकता है इंटरेस्ट, या फिर इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट के बराबर हो सकता है, या प्रॉफिट जो लेसर रिसीवर है उसके बराबर हो सकता है। तो जो कैश आउटफ्लो है वो इक्वल होगा लीज रेंट के लेस नॉमिनल टैक्स सेविंग, उसमें से नॉमिनल टैक्स सेविंग को माइनस कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ लीज के केस में जो प्रॉफिट होगा लेसर का वो लॉस हो सकती है लेसी के लिए। नेक्स्ट है कंसीडर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन टैक्स प्लानिंग। ये इंपॉर्टेंट है टैक्स प्लानिंग में कि जो एसएससी है उसको कुछ मेथड फॉलो करने पड़ते हैं एसेट को खरीदने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, जो टैक्स लाइबिलिटी को कम कर देते हैं। जैसे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आर ग्रेट, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी अमाउंट है टैक्स की। फॉर दिस पर्पज सम पर्सन पीपल सजेस्ट दैट ओन फंड शुड नॉट बी यूज इन परचेज ऑफ एन एसेट। तो इस पर्पज़ के लिए कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि ओनर खुद का फंड एसेट को परचेज करने के लिए ना लगाए, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ओन फंड इज़ नॉन डिडक्टिबल, कि जो भी खुद का जो फंड होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो डिडक्टिबल नहीं होगा इनकम टैक्स में, वेयर एज इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड इज़ डिडक्टिबल। लेकिन अगर उधार लेकर हमने कोई सामान खरीदा है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो डिडक्टिबल है। बट वन शुड कीप इन माइंड दैट इफ हिज ओन फंड्स आर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, लेकिन अगर किसी पर्सन ने अपने खुद के फंड्स को आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट कर रखा है तो जो इंटरेस्ट अर्न होगा विल ऑफसेट द इंटरेस्ट पेमेंट, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट को ऑफसेट कर सकता है। फर्दर मोर ही मस्ट कंसिडर द डिफिकल्टी इन्वॉल्व इन रेजिंग लोन एंड द कॉस्ट फैक्टर इंसिडेंशियल देयर टू। इसके अलावा वो कंसिडर कर सकता है कि अगर उसको लोन रेज करने में प्रॉब्लम हो रही है या कॉस्ट फैक्टर इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। एज फार एज पॉसिबल द एसेट शुड बी परचेज एंड नॉट टेकन ऑन लीज। कि कंक्लूजन दिया है कि एसेट को खरीद लेना ज़्यादा सही रहता है लीज से, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट परचेज इज लेस देन, कि जो कॉस्ट हमने एसेट को परचेज किया वो कम होता है कॉस्ट ऑफ लीज एसेट से। हाउएवर वेयर द एसएससी इज सफरिंग फ्रॉम लिक्विडिटी, कि अगर कोई एसएससी लिक्विडिटी से सफ़र करता है या क्रंच करता है तो वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता एसेट में, नोट कैन ही अवेल सब्सटेंशियल क्रेडिट, ना ही उसको क्रेडिट मिल पाएगा सप्लायर से या मनी लेंडर से। ही शुड टेक एन एसेट ऑन लीज, तो उसे एक एसेट लीज पर ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट है मेक और बाय डिसीजन। व्हेन अ बिजनेस कंसर्न रिक्वायर अ प्रोडक्ट और एनी पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग यूनिट, की जब कभी भी कोई बिजनेस यूनिट कोई प्रोडक्ट लेना चाहती है या पार्ट या कोई कंपोनेंट है प्रोडक्ट का वो एग्जिस्टिंग यूनिट में मेक या बाई करने का डिसीजन लेना चाहती है, तो वो डिसाइड कर सकती है कि क्या उसे वो प्रोडक्ट बनाना चाहिए या उसके कुछ पार्ट बनाने चाहिए, यानी उसका कुछ कंपोनेंट ही बनाना चाहिए या कुछ बाहर से खरीद लेना चाहिए फ्रॉम अदर मैन्युफैक्चर। देयर आर मैनी कॉस्टिंग एंड नॉन कॉस्टिंग कंसिडरेशन। इसमें बहुत सारे कॉस्टिंग और नॉन कॉस्टिंग कंसिडरेशन है जो इस तरह के डिसीजन को गाइड करते हैं। मेक और बाय डिसीजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं जो कैश डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि वेदर फॉर मैन्युफैक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आर अवेलेबल, की जो मैन्युफैक्चर है उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है या नहीं है, क्या पर्सनल कैपेसिटी है किसी अंडरटेकिंग की, ये पूरी तरह से उसको यूटिलाइज कर सकती है। इफ़ नॉट इट कैन बी यूटिलाइज इन मेकिंग द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, अगर ऐसा नहीं है तो वो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको यूटिलाइज कर सकती है। थर्ड है इफ एन एडिशनल यूनिट इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट द कंसर्न प्रोसेस
पोजेसेस एडिक्वेट फंड फॉर एस्टैब्लिशिंग द यूनिट, कि अगर कोई एडिशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट रह जाती है मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त, उस प्रोडक्ट में कोई एडिशनल यूनिट ऐड करनी हो, तो जो कंसर्न है वो एडिक्वेट फंड्स उसके पास होने चाहिए एक यूनिट को सेटअप करने के लिए। द होल प्रोडक्शन ऑफ द यूनिट विल बी कंज्यूम बाय कंसर्न, जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन है यूनिट का वो कंज्यूम किया जा सकता है किसी भी कंसर्न के द्वारा। देयर इज मार्केट फॉर दिस सेल ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, तो यहाँ पर कोई मार्केट हो सकती है जहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की सेल की जाती है। वेदर द प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट ईजिली एंड एट रीजनेबल टर्म्स, जहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में ईजिली और रीजनेबल टर्म्स पर। विद द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट कंपोनेंट इन लोअर देन द कॉस्ट ऑफ परचेज, इट में बी मैन्युफैक्चर, की कोई भी मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट का कंपोनेंट का जो कॉस्ट है वो कम पड़ता है कॉस्ट ऑफ परचेज से, तो उसको मैन्युफैक्चर करना ज़्यादा सही रहता है। इफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर इट हैज़ टू बी इम्पोर्टेड देन इम्पोर्ट ट्रेड, कि अगर कोई प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहते तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं इम्पोर्ट ट्रेड कंट्रोल रेगुलेशन और फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन के हिसाब से। If there is a change in technology in production of that product, the concern will be in a position to acquire the new technology, कि अगर वो प्रोडक्ट आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाता है तो जो बिजनेस फर्म है या कंसर्न है उसके पास पोजीशन होनी चाहिए कि वो नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करे बिना किसी डिफिकल्टी के। इफ द प्रोडक्ट हैज़ टू बी इम्पोर्टेड, अगर प्रोडक्ट उसको इम्पोर्ट करना है या मैन्युफैक्चर नहीं करना, तो इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए वो सिक्योरिटी लेके आ सकती है कंट्री में। इट मस्ट बी मैन्युफैक्चर इन द कंट्री, की सिक्योरिटी के लिए उसे अपने प्रोडक्ट को कंट्री में ही मैन्युफैक्चर करना चाहिए चाहे उसका कुछ भी कॉस्ट आए। नेक्स्ट है टैक्स कंसिडरेशन। इफ़ अ कंसर्न है सरप्लस कैपेसिटी, अगर किसी कंसर्न के पास सरप्लस कैपेसिटी है तो वो डिसाइड कर सकता है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। इट मे रिक्वायर टू सेल अ पार्ट ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी, तो उसे उसके प्लांट एंड मशीनरी को ही तो सेल करना है। इन सच अ केस इट मे बी लाइबल टू कैपिटल गेन टैक्स, तो इसको कैपिटल गेन का टैक्स कहा जाएगा, उसमें इसको लाइबल माना जाएगा। इफ़ अ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज एस्टैब्लिश, अगर कोई इंडस्ट्रियल टेकिंग एस्टैब्लिश होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड जो फुलफिल करती है सारी कंडीशन जो सेक्शन 80 80 एक्ट में बताई गई है, तो एक डिडक्शन अलाउ की जाती है इनकम को कंप्यूट करते वक्त टैक्स पर्पज़ के लिए। द प्रोडक्ट आइदर मैन्युफैक्चर और परचेज, अगर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया गया है या परचेज किया गया है कैपिटल एसेट में, तो उसका जो कॉस्ट है वो अलाउ नहीं किया जाता डिडक्शन के लिए इनकम को कंप्यूट करते वक्त। हाउएवर इफ द एसेट इज सच ऑन विद विच डेप्रीशिएशन इज़ अलाउड, और अगर ऐसा लगता है कि एसेट ऐसी है जिसके ऊपर डेप्रीशिएशन की ज़रूरत है तो वहाँ पर अलाउड किया जा सकता है दोनों केसेस में, मैन्युफैक्चर्ड और परचेजर दोनों की केस में हम उसको परचेज या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट इज़ कंज्यूमेबल वन रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू रिप्लेस अ वोन आउट पार्ट, अगर एक प्रोडक्ट को कंज्यूमेबल करना है एक बार तो उसका जो भी रॉ मटेरियल होगा वो रिप्लेस किया जा सकता है कुछ टाइम ऑफ रिपेयर के पार्ट्स के साथ। इट्स कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंस, तो उसका जो भी कॉस्ट होगा उसको रिवेन्यू एक्सपेंस कहा जाएगा और उसको डिडक्ट किया जा सकता है इनकम को कंप्यूट करते वक्त। नेक्स्ट इज कंक्लूजन, कि कंपनी को मैन्युफैक्चर कर लेना चाहिए पार्ट्स को, बिकॉज द वेरिएबल कॉस्ट जो होता है मैन्युफैक्चर का पार्ट का वो कम होता है मार्केट प्राइस से। इन दिस केस फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को रिलेवेंट माना जाता है और कॉस्ट जो भी होगा सेम वो इनकट किया जा सकता है किसी कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट इज रिपेयर रिप्लेसमेंट renewal and renovation of the asset. From the accounting point of view, a person can debit the expenses incurred on repair or replacement of an asset in profit and loss account, की जब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखते हैं तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे किसी एसेट के ऊपर जो रिपेयर या रिप्लेसमेंट के होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं। बट टू शो अ बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, ये अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी है या फिर इंक्रीज करनी है ग्रोस ब्लॉक ऑफ एसेट को, तो यहाँ पर हायर अमाउंट के लोन्स की ज़रूरत होती है। कुड बी टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, तो जो भी एक्सपेंसेस होगा रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स का उसको कैपिटलाइज किया जाए। व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट आर कैपिटलाइज, की जब भी कोई एक्सपेंस रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट का कैपिटलाइज किया जाएगा, दिस इंक्रीज द टैक्स लाइबिलिटी, तो टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू द पर्सन इज नॉट at liberally at to capitalize or not to capitalize the expenses incurred on replacement of part of asset or the asset itself, तो यहाँ पर बताया गया है कि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कोई भी पर्सन उसको लिबर्टी नहीं है कि वो कैपिटलाइज जो भी एक्सपेंस है या रिप्लेसमेंट पार्ट है एसेट का वो खुद से कर सके। लेट अस सी प्रोविजन, कुछ प्रोविजन है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड ऑन रिपेयर रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, जैसे कि where an assessee uses a building for the purpose of business or profession, he is entitled to deduction of amount paid on amount of current repair to the premises, कि कोई assessee है जिसने बिल्डिंग को या बिजनेस या प्रोफेशन के अंडर लेके आया है वो और एंटाइटल किया कि उसको डिडक्शन मिलना चाहिए करंट रिपेयर के लिए अपनी प्रीमाइसिस में। इफ़ ही हैज़ टेकन द बिल्डिंग ऑन रेंट, अगर उसने बिल्डिंग को रेंट पर लिया है तो उसके पास
अंडरटेकिंग होना चाहिए कि वो कॉस्ट ऑफ रिपेयर जो भी होंगे प्रीमाइसेस के उसके लिए एंटाइटल है, उसको डिडक्शन दी जाती है जो भी अमाउंट उसने पे किया रिपेयर्स के लिए सेक्शन 30 के अकॉर्डिंगली। सिमिलरली इफ़ द असेसी यूजेज एनी मशीनरी, कि असेसी कोई मशीनरी यूज़ करता है, प्लांट फर्नीचर या अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए कोई भी डिडक्शन करवाता है, तो वो टैक्स की इनकम कंप्यूट करते वक्त जो भी अमाउंट पेड होगी अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर की वो अमाउंट मानी जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन रिपेयर्स एंड करंट रिपेयर। तो एक्सप्रेशन रिपेयर और करंट रिपेयर क्या होते हैं? इन न्यू स्टायरोइक स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड वर्सेस सीआईटी के केस में द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज ऑब्जर्व द एक्सप्रेशन रिपेयर्स मींस एनी एक्सपेंडिचर इनकर टू प्रिजर्व एंड मेंटेन एन एग्जिस्टिंग असेट्स। की रिपेयर का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्सपेंडिचर जो किसी एग्जिस्टिंग असेट को प्रिजर्व बचाने के लिए या उसको मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इज नाइदर टू ब्रिंग अ न्यू असेट, इस तरह का जो एक्सपेंडिचर होता है वो एक नई एसेट नहीं लेकर आएगा इनटू एग्जिस्टिंग, नॉट टू ऑब्टेन एनी फ्रेश एडवांटेज, ना ही उससे कोई फ्रेश एडवांटेज मिलने वाली, सिर्फ क्या होगा? रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट, एज रिगार्ड द एक्सप्रेशन करंट रिपेयर, हाई कोर्ट्स आर नॉट अनोनिमस। The Delhi High Court in Modi Spinning and Weaving Mills Company Limited has observed that current repairs means repair which are required to be carried out from time to time and when a defect arise। तो करंट रिपेयर्स कौन से होते हैं? जो टाइम टू टाइम हर एक पर्सन को अपने करने होते हैं, विच आर रिक्वायर्ड टू बी कैरीड टाइम टू टाइम होंगे वो अगर कोई भी डिफेक्ट अराइज होता है उस केस में। देयर हैज़ बीन वियर एंड टियर ऑन एन आइटम, अगर किसी आइटम में टूट फूट है तो लाइक फ्लोर हो गई बिल्डिंग के या कोई नंबर ऑफ ईयर्स के लिए जो जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, तो इस तरह के लिए रिप्लेसमेंट करंट रिपेयर्स में नहीं आएगी। द इलाहाबाद हाई कोर्ट रामकृष्णा एंड सुंदर लाल वर्सेज सीआईटी ने ये हेल्प किया था। करंट रिपेयर का मतलब कि कोई भी पैटी रिपेयर हो सकता है जो यूजुअली पीरियोडिकली लिया जाता है एंड डज नॉट इंक्लूड रिपेयर और रिन्यूअल कॉस्टिंग लार्ज सम। इसमें रिपेयर और रिन्यूअल को इंक्लूड नहीं किया गया। विच हैज़ टू बी स्पेंड आफ्टर अ मशीन हैज़ बीन यूज फॉर नंबर ऑफ ईयर, जिसको कुछ सालों के बाद स्पेंड किया गया जिसके ऊपर कुछ मशीन्स को नंबर ऑफ ईयर्स तक यूज़ किया जा सके। So it means the expression current repair neither refer to petty repair nor the repair carried out by year to year। कि जो expression current repair का मतलब है कि ना तो ये petty repair है ना ही ऐसे repair है जो हर साल करने पड़े, but it refer to the repair carried out presently wherever it केस में भी। तो जो रिपेयर है उसको कहा गया है कि ये प्रेजेंट में किए जाने चाहिए जहाँ पर भी कोई टूट फूट होती है। रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल वेयर एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग न्यू असेट एग्जिस्टेंस और टू ऑब्टेन अ न्यू फ्रेश एडवांटेज, कि जहाँ पर कोई भी बिजनेस इनकर करता है नई असेट को लेकर और उसके जो एग्जिस्टिंग नई और फ्रेश एडवांटेज वो लेना चाहता है तो उसको कंसीडर किया जाएगा रिप्लेसमेंट की तरह या फिर रिन्यूअल की तरह। द रिप्लेसमेंट में भी डिफेक्टिव पार्ट, रिप्लेसमेंट डिफेक्टिव पार्ट हो सकते हैं, डिफेक्टिव एंटायर मशीनरी, पूरी मशीनरी डिफेक्टिव हो सकती है या फिर रिप्लेसमेंट की जा सकती है होल मशीनरी की विद अ व्यू टू ब्रिंग न्यू असेट, ताकि एक नई असेट आ सके इनटू एग्जिस्टेंस। द एक्सपेंडिचर विल नॉट बी डिडक्टिबल, इसके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको डिडक्ट नहीं किया जाता। बीइंग कैपिटल इन नेचर, क्योंकि ये कैपिटल मानी जाती है नेचर में। हावेवर ऑन सच असेट द डेप्रिसिएशन में बी अलाउड अंडर सेक्शन 32, इस तरह की जो असेट होती है उसमें डेप्रिसिएशन अलाउड किया जाता है सेक्शन 32 में। एन एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन एडिड इन सेक्शन 30, सेक्शन 30 में इसकी एक एप्लीकेशन भी दी है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है, जैसे कि सेक्शन 31 एंड 30 में दिया है। फाइनेंस एक्ट 2003 विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2004 एंड 5 अकॉर्डिंगली द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर और करंट रिपेयर शैल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर, की जो भी कोई रिपेयर या रिन्यूअल की अमाउंट हमने लगाई है मशीन पर उसमें कोई भी एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं किया गया है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का हो। टैक्स प्लानिंग इन रिलेशन टू रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, कि सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिससे टैक्स लायबिलिटी को कम किया जा सके रिपेयर एंड रिन्यूअल के केसेस में। देयर आर स्टिंगेंट कंडीशन टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बिजनेस लॉसेज, की जो बिजनेस लॉसेज है उनको कैरी फॉरवर्ड करने का एक यहाँ पे लो है। हैंस इफ इन द रिलेवेंट ईयर लेस इनकम इज एक्सपेक्टेड, अगर लगता है पिछले महीने में या पिछले साल में जो इनकम है इतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट जो हमने की थी वो नहीं मिली, इट विल बी बेटर टू स्लो डाउन द प्लेस पेयर ऑफ रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ पार्ट ऑफ असेट। तो यहाँ पर हमें स्लो डाउन करना चाहिए अपने रिपेयर को या रिन्यूअल के पार्ट को, असेट को, इन सच अ मैनर दैट इट इज़ स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर, क्योंकि अगर रिपेयर रिन्यूअल करवाया तो उसका जो खर्चा है वो काफ़ी लंबे सालों तक चलता है। कन्वर्सली इफ द इनकम इज़ हाई, अगर इनकम हाई है तो उसके पेस को इंक्रीज किया जा सकता है। एज फार एज पॉसिबल अ पार्ट ऑफ असेट शुड बी रिप्लेस, कि कोई भी असेट का पार्ट है उसको रिप्लेस करवा दिया जाना चाहिए
एंड नॉट द एंटायर असेट, की पूरी असेट को रिप्लेस ना करवाया जाए। इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ऑफ असेट, कि अगर पार्ट ऑफ असेट को रिप्लेस करवाया जाता है तो जो कॉस्ट होगा रिप्लेसमेंट का वो अलाउड किया जाता है डिडक्शन के लिए इनकम टैक्स पर्पजेज के बेसिस पे। दूसरी तरफ ये भी कहा है कि जो कॉस्ट है रिप्लेसमेंट का या असेट का उसको कैपिटल एक्सपेंस माना जाएगा। नेक्स्ट इज शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजन। लॉस coexist with profit in a business. A business may suffer loss due to one or more of the following reason. कि लॉस प्रॉफिट के साथ चलती है बिजनेस में। एक बिजनेस के पास लॉस भी हो सकती है, एक या एक से ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं। फॉल इन डिमांड, द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट में फॉल ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, की जो डिमांड है वो गिर सकती है मार्केट में क्योंकि उसके पास नए जो अवेलेबल प्रोडक्ट मार्केट में नए आ जाते हैं, फैशन चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर या कंपटीटर इंक्रीज हो जाते हैं। या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, एक फर्म के पास सफिशिएंट फाइनेंस होना चाहिए, उसके फर्दर क्रेडिट अवेलेबल करवाना चाहिए बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, या गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। चेंज इन टेक्नोलॉजी की, जहाँ पर ग्रोथ हो जाती है टेक्नोलॉजी में रैपिड, या फिर पॉसिबल नहीं है कि हम मार्केट में उसके साथ चल सकें, नेट रिजल्ट हमें मिल जाए जो हम चाहते हैं, या फिर कुछ लॉस हो जाए प्रॉफिट की। हायर रेट ऑफ टैक्सेस, जो हाई रेट ऑफ टैक्सेस है, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्साइज, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ये सब भी इंक्रीज करते हैं प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को। इस डिमांड की वजह से जो प्रोडक्ट है वो गिर जाता है मार्केट में एंड बिजनेस सफ़र लॉस, और बिजनेस को लॉस होती है। नेक्स्ट है मिस मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस की सक्सेस के लिए। इफ़ द टैक्स द रिजल्ट में भी डिस्ट्रेस, अगर कम टैक्स होगा तो रिजल्ट डिस्ट्रेस कम होगा। व्हेन अ बिजनेस सफ़र लॉस कंटिन्यूसली, अगर कोई बिजनेस लॉस को फेस कर रहा है कॉन्टीन्यूस बेसिस पे, वट एवर द रीज़न ऑफ लॉस में भी, चाहे रीज़न कुछ भी हो लॉस का, द मैनेजमेंट हैज़ टू डिसाइड वेदर द बिजनेस शुड बी शट डाउन और कंटिन्यू। तो मैनेजमेंट को यहाँ डिसाइड करना चाहिए कि क्या वो अपने बिजनेस को शट डाउन कर दे या कंटिन्यू करता रहे। वाइल डूइंग दिस डिसीजन द इम्पैक्ट ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजन शुड नॉट बी ओवरलुक। तो इस तरह के जो भी डिसीजन को लेते वक्त जो इनकम टैक्स की जो प्रोविजन है उसको ओवरलुक नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज एंड अनअब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन। व्हेन अ बिजनेस हैज़ अ होल इज डिसकंटिन्यू, कि अगर कोई बिजनेस पूरी तरह से डिसकंटिन्यू हो जाता है या फिर क्लोज हो जाता है तो जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज है या अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उसको डील किया जा सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट है बिजनेस लॉस। इफ द बिजनेस और प्रोफेशन हैज़ बीन डिसकंटिन्यू, अगर बिजनेस या प्रोफेशन को डिसकंटिन्यू किया जाता है तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, सेट ऑफ किया जा सकता है प्रॉफिट या गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अगर द बिजनेस या प्रोफेशन है वो डिसकंटिन्यू करता है अपनी डेप्रिसिएशन को तो कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो उसे बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है। अंडर दिस हेड कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फॉर इंडेफिनिट पीरियड, जो इंडेफिनिट पीरियड दिया गया मैक्सिमम 8 ईयर, उसके अंदर भी इसको कैरी किया जा सकता है वेदर बिजनेस इज कैरीड और डिसकंटिन्यू, चाहे बिजनेस कैरी है किया जा रहा है या फिर डिसकंटिन्यू हो चुका है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अ पार्ट ऑफ बिजनेस और अ बिजनेस एज अ होल। की डिसकंटिन्यूएंस बिजनेस का पार्ट या बिजनेस पूरी तरह से डिसकंटिन्यू होना क्या होता है। Where a part of business unit, department or activity is discontinue or a business is continue with reduced level of activity is not a discontinuance of business। कि जब कोई बिजनेस का पार्ट है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई एक्टिविटी है, कोई यूनिट है, वो डिसकंटिन्यू हो जाती है या फिर बिजनेस अपना कंटिन्यू करता है अपनी एक्टिविटीज़ को लेकिन छोटे लेवल पर, जो उसकी सेल है पहले बड़े पे हो रही थी अब छोटे लेवल पर हो रही है, तो वो डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड द वेदर द बिजनेस कैरिड ऑन इट the same business or not is to be decided by seeing whether the several business carried on by the assessee। कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जब बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजन दिया था तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई सेम बिजनेस है जिसमें डिसाइड नहीं किया गया, कोई और सेवरल बिजनेस हो सकते हैं जो इंटर कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, इंटरलिंक करते हैं, इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे के, तो उनकी एक यूनिटी हो सकती है। तो इस तरह का जो इंटर कनेक्शन है, इंटर डिपेंडेंस है ये और यूनिटी है, ये एक एविडेंस की तरह काम करता है कंपनी के मैनेजमेंट को कॉमन मैनेजमेंट को दिखाने में, कॉमन लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कॉमन फंड के लिए, कॉमन प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। ठीक है। हैंस इफ देयर वाज बिजनेस ऑफ इम्पोर्टेंट सेल ऑफ कॉटन फैब्रिक इन ईयर 1, कि अगर कोई इम्पोर्ट का काम है और कॉटन फर्स्ट ईयर में जो सेल किया, एक्सपोर्ट या सेल कर दिया सेकेंड ईयर में, तो जो भी दो प्लेसेस की एंट्री होगी ए एंड बी की, इन बी डी लीव्स बिजनेस एट प्लेस ए वॉज डिसकंटिन्यू, तो जो ए वाला बिजनेस होगा उसको डिसकंटिन्यू माना जा सकता है और प्लेस बी का कंटिन्यू माना जाएगा। ही वुड बी एंटाइटल्ड टू सेट ऑफ लॉस फॉरवर्ड फ्रॉम प्लेस ए अगेंस्ट प्रॉफिट एट द ऑर्डर प्लेस ऑफ बी, की अगर ए से उसको कोई नुकसान हुआ है तो वो बी की इनकम से उसको सेट ऑफ कर सकता है, बिकॉज द असेसी कैरीड ऑन बिजनेस इन बी डी लीव्स, की जो असेसी है वो बी डी लीव्स के ऊपर अभी भी कैरी कर रहा है।
ठीक है, नेक्स्ट है कुछ केसेस है जो बिजनेस में डिसकंटिन्यू हो सकते हैं। वेयर द बिजनेस ऑफ एसएससी हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम वन प्रीमाइसेस टू अनदर, जहाँ पर बिजनेस उसने शिफ्ट कर लिया एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, एंड वन मार्केट टू अनदर, और फॉर वन सिटी टू अनदर सिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी में चला गया, इस तरह का भी कुछ हो सकता है। नेक्स्ट है वेयर वन और द अदर डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस हैड बीन क्लोज डाउन, कि एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट उस बिजनेस के बंद हो गए हों। नेक्स्ट है एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ रनिंग टी प्लांटेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, सेलिंग टी, कि कोई एसएससी अगर बिजनेस चला रहा है टी प्लांटेशन से रिलेटेड, चाय बेचने से रिलेटेड, तो जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है वो 3 सालों से अगर डिसकंटिन्यू है, मशीनरी जो भी यूज़ की जाती है वो लीज पर यूज़ की जाती है एम्प्लॉयज़ के द्वारा, तो एसएससी कंटिन्यू कर सकता है टी प्लांटेशन और सेलिंग ग्रोइंग टी। बिजनेस हैड नॉट बीन डिसकंटिन्यू, उसका जो बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी भी उस पर काम कर रहे हैं, और जो भी लॉसेज इनकर्ड होंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के उनको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। वेयर द बिजनेस इज़ एन इंडिविजुअल अंडरटेकिंग, कि अगर जहाँ कहीं पर भी बिजनेस एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की तरह कंसीडर किया जाता है, तो वहाँ पर हम प्रीवियस ईयर को डिसकंटिन्यूएंस मानते हैं। बाई मीन्स ऑफ एक्सटेंसिव डैमेज, कि उसका जो पेन का डैमेज एक्सटेंसिव रीजन जो था उसका वो बहुत ज़्यादा डैमेज था, डिस्ट्रक्शन हो सकता है किसी बिल्डिंग का, प्लांट का, मशीनरी का, या फर्नीचर जो भी उसने ओन किया एसएससी ने, एंड यूज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ सच बिजनेस, वो इस तरह के बिजनेस के पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करती है। फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर सच बिजनेस इज रीस्टाब्लिश, इस तरह के बिजनेस को दोबारा से इस्टाब्लिश किया जा सकता है, रिकन्स्ट्रक्ट करवाया जा सकता है, रिवाइव करवाया जा सकता है एसएससी के द्वारा फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एंड से, इन विच द बिजनेस वॉज डिसकंटिन्यू, जिसमें बिजनेस को डिसकंटिन्यू किया गया था। द लॉसेज ऑफ सच बिजनेस शैल बी कैरीड फॉरवर्ड, इस तरह के जो बिजनेस होंगे उनकी लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है अप टू 8 years। नेक्स्ट है द लॉस बी सेट ऑफ बाय द सेम पर्सन हु हैज सफर्ड द लॉस, कि जो लॉस सफर कर रहा है वही पर्सन लॉस को पे करेगा। द लॉस वेयर अ सक्सेशन टेक्स प्लेस बाय इनहेरिटेंस, द लॉस इनकर्ड बाय द फादर in the कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन हिज बिजनेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बाय हिज सन, कि कोई सक्सेशन हो जाता है किसी इनहेरिटेटेड प्लेस का, तो अगर फादर के द्वारा कोई बिजनेस कैरी किया जाता है या फिर उसकी कोई लॉस हो जाती है, तो वो सन के द्वारा सेट ऑफ की जाएगी इफ़ ही सक्सीड टू दी बिजनेस ऑफ हिज फादर और अकाउंट ऑफ हिज डेथ, की जब अगर वो सक्सीड है कि वो अपने पिता के स्थान पर जगह लेने के लिए एंटाइटल्ड है, तो वहाँ पर जो सन है वो सेट आउट कर सकता है लॉसेस को। वेयर एन एसएससी ट्रांसफर इज बिजनेस टू हिज स्पोज, की जहाँ पर एसएससी ने अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर दिया अपने स्पोज को, एंड और माइनर चाइल्ड को, एंड द इनकम फ्रॉम सच बिजनेस इज टू बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम, और जो भी इनकम थी इससे रिलेटेड वो टोटल इनकम में आती है सेक्शन 64(1) में। तो एसएससी एंटाइटल है कि वो सेट ऑफ कर सकता है लॉस को, कैरी फॉरवर्ड कर सकता है प्रीवियस ईयर में अगेंस्ट द इनकम ऑफ वाइफ एंड माइनर चाइल्ड इंक्लूड इन हिज इनकम, कि उसके इनकम में माइनर चाइल्ड उसकी वाइफ इंक्लूड रहेंगी। where two or more companies amalgamate and form a new company, जब जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंपनी अमलगमेट होती है और एक नई कंपनी को खोलती हैं। द एसएससी अमलगमेटिंग कंपनी एंड अमलगमेटेड कंपनी अमलगमेशन एंड द बिजनेस आर नॉट द सेम, कि इसमें ये दोनों सेम नहीं होते। द लॉसेस थ्रेटेंड बाय अमलगमेटिंग कंपनीज कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बाय दी अमलगमेटिंग कंपनी, के इसके जो भी सेट ऑफ होंगी वो अमलगमेटिंग कंपनी नहीं कर सकती। नेक्स्ट है वेयर देयर हैज़ बीन अ डेंजर ऑफ एन अंडरटेकिंग, कि अंडरटेकिंग का कोई डेंजर है तो एक्यूमुलेटेड जो भी लॉस होती है या जो डेप्रिसिएशन है उसको डायरेक्टली अंडरटेकिंग ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डीमर्जर को, जिस पर्सन ने लगाई थी उस पर्सन को जो उसके लिए लाइबल है, इन द सेम प्रपोर्शन इन विच द वैल्यू ऑफ एसेट हैव बीन ट्रांसफर्ड, जिस वैल्यू में असेट को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई सच कंडीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह की कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, फिर भी कुछ डीमर्जर और अमलगमेशन के कुछ पर्पज़ भी हैं, जैसे कि where a firm is succeed by a company proprietor concern is succeed by company which fulfill the condition laid down under section 47, the accumulated loss and unabsorbed depreciation of predecessor फर्म प्रोप्राइटरी कंसर्न, की कोई भी फर्म अगर सक्सीड हो जाती है कंपनी की प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में या कंपनी के द्वारा सक्सीड हो जाती है, तो वो फुली डेप्रिसिएशन प्रीडिसेसर हो सकता है, लॉस हो सकती है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो सकता है सक्सेसर कंपनीज का, जो
प्रीवियस ईयर के अंडर आएगा और रीऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। तो जो प्रोविज़न है एक्ट के सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड लॉसेस से या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो सब इसके अकॉर्डिंग अप्लाई होंगे। इफ़ एनी ऑफ द कंडीशन लेड डाउन इन सेक्शन 47 आर 13 एंड 14 आर नॉट कंप्लाइड विद की 13 और 4 जो सेक्शन की लिस्ट है बिजनेस की, उसको अगर देखा जाए जो कंडीशन है 47 13 में या 14 में वो कंप्लाई नहीं करती, जो सेट ऑफ है लॉसेस का या अलाउंसेस का डेप्रिसिएशन का, वो प्रीवियस ईयर में एसएससी के हैंड में या सक्सेसर के हैंड में टैक्सेबल रहेगा। Where the business carried on by HGF is transferred to the member of the फैमिली और पार्टीशन देयर इज अ चेंज इन पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस की अगर जहाँ कहीं पे भी कोई बिजनेस HUF के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है फैमिली के किसी मेंबर के द्वारा, तो वो उस बिजनेस को कैरिंग पर्सन को चेंज कर सकते हैं। एंड द लॉस सफर्ड बाय द फैमिली इन इट्स बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ, कि जो भी लॉस सफ़र की जा रही है उस पर्सन के द्वारा उसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता मेंबर के द्वारा या फिर फंड्स के पार्टीशन के द्वारा। फिर अ पार्टनर लीव्स अ फर्म, जहाँ पर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ देता है, शेयर ऑफ लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। अ क्लोजली हेल्ड कंपनी शैल नॉट बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इट्स लॉसेज, ये कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है तो वो भी सेट ऑफ नहीं कर सकती लॉसेज का। न कैरिंग नॉट लेस देन 51% वोटिंग पावर उसके पास होनी चाहिए। कुछ एक्सेप्शन है वेयर अ चेंज इन द सेट वोटिंग पावर टेक्स प्लेस, कि अगर कोई वोटिंग पावर में चेंज होता है पिछले साल में शेयर होल्डर की डेथ से पहले, तो जो अकाउंट है ट्रांसफ़र का शेयर्स का बाय वे ऑफ गिफ्ट होना चाहिए रिलेटिव या शेयर होल्डर को मेकिंग सच गिफ्ट के द्वारा किया गया हो। एनी चेंज इन शेयर होल्डिंग ऑफ इंडियन कंपनी सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी एक्टिंग एज अ रिजल्ट ऑफ अमलगमेशन, की इसमें कोई चेंज कर दिया उन्होंने इंडियन कंपनी के द्वारा या सब्सिडरी फॉरेन कंपनी के द्वारा, जो अमलगमेशन या डिमर्जर को लेकर आता है तो वो भी 51% ऑफ शेयर होल्डर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्पेकुलेशन लॉसेज, उसको सेम ईयर या फिर आगे के 4 सालों तक सेट ऑफ किया जा सकता है। अगर कोई लॉस इवेंट होता है तो वहाँ पर जो लॉस होगी वो डिसकंटिन्यू मानी जाती है। इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू सेट ऑफ एंड इन दी सक्सीडिंग ईयर अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द अदर स्पेकुलेशन बिजनेस, की उस बिजनेस की जो स्पेकुलेशन बिजनेस है उसको सेट ऑफ किया जा सकता है दूसरे स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से। विड्रॉल और सर्टेन डिडक्शन, की जो बेनिफिट है डिडक्शन 33A(B) का टी एंड डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफ़ी डेवलपमेंट अकाउंट, रबर डेवलपमेंट अकाउंट या फिर 115(BT) के अंडर जहाँ पर रिजर्व किया जाता है शिपिंग बिजनेस के लिए, वो विड्रॉ कर सकते हैं या फिर लाइबल है वो टैक्स के लिए हर साल जब तक कि बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाए। नेक्स्ट है डीम्ड इनकम इफ द बिजनेस इज डिसकंटिन्यू एंड एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कि बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है और एसेट साइंटिफिक रिसर्च आती है, फैमिली प्लानिंग भी बिक जाती है, तो उसे सेलिंग प्राइस है किसी भी एक्सटेंड का उनमें डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। वो प्रॉफिट देखा जाएगा प्रीवियस ईयर का इन विच सच बिजनेस स्टार्ट, जिसमें इस तरह के एसेट्स को सोल्ड किया गया था। नेक्स्ट है सेल ऑफ डेप्रिसिएशन असेसमेंट, द एसेट ऑन विच द एसेसी हैज़ क्लेम डेप्रिसिएशन, की जहाँ पर भी डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया है या फिर सोल्ड किया गया है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस में, तो जो भी डिफरेंस होगा नेट कंसिडरेशन विद WDV शैल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस कहा जाएगा। इफ़ देयर इज़ अ गेन इट विल बी लाइबल टू टैक्स, अगर कोई गेन होता है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इन केस ऑफ लॉस इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेन द कैपिटल गेन, अगर लॉस होती है तो वो सिर्फ कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ की जा सकती है। सेल ऑफ अदर एसेट, अगर कोई और एसेट को सेल कर दिया जाता है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस हो सकते हैं जो इनकर्ड कर सकते हैं, जो कैपिटल गेन के द्वारा सेट ऑफ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स प्लानिंग। If a person is earning more than one business, the loss making business should not be discontinued but operated at low key for some time to claim the following losses and expenses, कि अगर कोई पर्सन है जो बिजनेस को रन कर रहा है एक या एक से ज़्यादा से, जो भी उसको लॉस हो रहा है इस चीज़ से, तो वो उसके लिए कोई ना कोई लॉसेज या एक्सपेंसेस को सेट ऑफ कर सकता है, जैसे कि रिट्रेंचमेंट, कंपनसेशन टू स्टाफ, अगर बिजनेस क्लोज हो जाता है या रिट्रेंचमेंट हो जाती है, कंपनसेशन सोल्ड किया जाता है या दिया जाता है तो क्लोज किया जाएगा। बिजनेस इज क्लोज एंड रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पेड, द एक्सपेंडिचर वुड बी डिसअलाउड एज नॉट इनकर्ड फॉर कैरिंग एंड बिजनेस, तो वहाँ पर जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो उसको डिसअलाउ कर दिया जाता है कैरिंग ऑन बिजनेस के पर्पज से।
इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड एंड बैड डेट इन रिलेशन टू डिसकंटिन्यू बिजनेस की जो भी इंटरेस्ट होगा बोरोड फंड का या बैड डेट होंगे वो डिसकंटिन्यूड बिजनेस में आएंगे। अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है तो वहाँ पर वो टेक केयर कर सकती है कि उसके पास 49% वोटिंग राइट रहे। इफ़ द असेसी इन अ बिजनेस इट में अमलगमेट डिमर्जर विद अदर। अगर कोई ऐसी कंपनी है तो वहाँ अमलगमेट कर सकती है, डिमर्जर कर सकती है अपनी कंडीशन जो 72A में दे रखी है उनको सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट है टैक्स मैनेजमेंट विद रेफरेंस टू कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल बजट। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा कि द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड डेट फंड। इक्विटी और डेट फंड को इकट्ठा किया जाता है तो जो कंपोजिशन है वो डिपेंड करती है अलग अलग फैक्टर पर। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो एक्सपेंडिचर इनकम दिखाता है कैपिटल को रेज करने के वक्त। एक्सपेक्टेशन हो सकती है शेयर होल्डर की डिविडेंड या ग्रोथ के लिए, या फिर एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रॉफिट के रेट के हिसाब से बिजनेस वहाँ पर प्लग बैक भी कर सकता है बिजनेस इसको। टैक्सेशन पॉलिसी हो सकती है, रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। तो टैक्स कंसिडरेशन क्या होगा इसमें, जो भी इंटरेस्ट होगा डेट फंड पर वो अलाउड किया जाता है डिडक्शन के तौर पर एज अ बिजनेस। इट इज़ अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो इसको बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह माना जाएगा। तो वहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न को इंक्रीज़ किया जा सकता है ओनर की इक्विटी को भी। डिविडेंड ऑन इक्विटी फंड इज़ नॉट अलाउड, ये जो डिविडेंड है इक्विटी फंड पे उसको अलाउड नहीं किया जाता डिडक्शन के लिए क्योंकि अप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट में आता है और डिविडेंड एग्जाम्प्ट होता है शेयर होल्डर के हाथ में सेक्शन 1034 के अकॉर्डिंग। हाउएवर कंपनी डिक्लेयर कर सकती है डिविडेंड जो भी उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में मिला है 12.5% या सरचार्ज प्लस में एजुकेशन सेस। कोस्ट रेजिंग ओनर फंड इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी कोस्ट रेजिंग फंड है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह आएगा यानी उससे कोस्ट ज़्यादा आ जाती है तो वहाँ पर उसको डिडक्शन के लिए अलो नहीं किया जाता। हाउएवर इफ कंडीशन ऑफ सेक्शन 35D सेटिस्फाई, कि अगर सेक्शन 35D की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है वो तो स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर को अमोर्टाइज किया जा सकता है। जो कोस्ट है रेजिंग डेट का फंड का उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कंसीडर किया जाएगा, उसको क्लेम किया जा सकता है डिडक्शन के लिए टोटल इनकम में से। वेदर सेस इज रेंटल टू इंसेंटिव, अगर सेस को इंसेंटिव मिलने चाहिए सेक्शन 110A के अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम इक्विटी फंड को भी यूटिलाइज किया जाना चाहिए। वेयर इंटरेस्ट ऑन डेट फंड इज पेबल आउटसाइड इंडिया, कि अगर डेट या फिर इंटरेस्ट है वो आउटसाइड इंडिया पे करना है देन टैक्स शुड बी डिडक्टेड एट सोर्स, तो उसको TDS कट करना पड़ेगा जहाँ पर TDS अलाउड ना हो, डिडक्शन अलाउड ना हो। टैक्स प्लानिंग, इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम डेट फंड मे बी यूज सिंस इट शैल इंक्रीज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो मैक्सिमम डेट फंड को हमें यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी का बढ़ जाएगा और जो कोस्ट है रेजिंग डेट फंड वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो मिनिमम डेट फंड को यूज़ करना चाहिए। जहाँ पर एसएससी टैक्स हॉलीडेज़ को एंजॉय करता है अलग अलग प्रोविज़न में इनकम टैक्स के, तो वहाँ पर जो मिनिमम डेट है उसको यूज़ किया जाना चाहिए। प्रॉफिट जो भी उससे अराइज हो रहे हैं बिजनेस में से फुली एग्जाम्प्ट रहेंगे फ्रॉम टैक्स विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी, जो इक्विटी कैपिटल के रेट ऑफ रिटर्न को इक्वल कर देते हैं लेकिन बोरोड फंड को कम कर देते हैं बिफोर टैक्स एंड टैक्स एग्जाम्पशन इज रिड्यूस, और जो टैक्स की एग्जाम्पशन है वो भी कम हो जाती है।